अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आधुनिक नगर हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा भारतीय इतिहास है वहाँ पर आधुनिक युग का आरंभ हम लगभग 1707 ईस्वी से मानते हैं, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन जो है वो शुरू हो गया और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में अधिकार जमाने के उद्देश्य से अपना राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो दिखाना शुरू कर दिया। तो हम सभी को पता है कि अंग्रेज जो है वो हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो जब हम आधुनिक नगर की बात करेंगे या उस समय आधुनिक काल के जो नगर विकसित हुए हैं, तो वो नगर जो हैं वो लगभग बंदरगाह या तटीय बंदरगाह जो थे वहाँ पर अधिक विकसित हुए, क्योंकि जो ब्रिटेन देश है वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए भारत आया था। व्यापार अपना हम ये कहें कि एक बड़ा बाज़ार जो है वो भारत में स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से वो हमारे देश में आए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो समुद्र के रास्ते हमारे देश में आए, तो इसलिए जो भी तटीय बंदरगाह थे वहाँ पर के नगरों को उन्होंने जो सबसे अधिक है वो विकसित किया, या उसी रास्ते से आए तो उन नगरों का उन्होंने विकास किया। तो इसीलिए चाहे वो विशाखापट्टनम हो, कोच्चि हो या मुंबई की जब हम बात करते हैं तो ये सब नगर जो हैं वो उसी समय से ही विकसित हुए हैं। चूँकि अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत में परिवहन का भी विकास किया और नगरों का भी विकास किया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आंतरिक क्षेत्र थे भारत के वो विकास के दृष्टिकोण से थोड़े पिछड़े रहे और जो भी तटीय क्षेत्र थे वो ज़्यादा उन्होंने उसका अधिक विकास किया, क्योंकि उन्हें अपना जो तैयार माल था उसे भी उस मार्केट तक या उस बाज़ार तक पहुंचाना था, और भारत से जो कच्चा माल था या हम श्रम की बात करें तो वो सब उसे उस बंदरगाह के रास्ते उन्हें अपने देश में लेकर जाना था। तो जो तटीय बंदरगाह वाले जो क्षेत्र थे वो सबसे अधिक विकसित हुए, और साथ ही साथ उनमें सुरक्षा और प्रशासन के लिए भी उन्होंने नगरों का विकास किया। तो उस समय पे अपने शासनकाल के समय पे जो उन्होंने अपनी राजधानियां बनाई, चाहे हम वो दिल्ली की बात करें या कोलकाता की बात करें या मुंबई की बात करें, तो ये सब जो हैं वो उसी समय प्रशासन और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो हैं वो विकसित हुए थे। अब हम देखते हैं कि चूँकि जो अंग्रेज़ थे वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से आए थे, ठंडे क्षेत्र से आए थे, और हमारा भारत जो है वो हमको मालूम है कि वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर की जलवायु जो है वहाँ पर की अपेक्षा गर्म थी। तो खास करके या हम विशेषकर ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर की जो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो जितने भी हम पर्यटन केंद्र या ठंडे क्षेत्र की हम बात करेंगे या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर जो स्थित नगर थे उन सब का विकास भी अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय में, या मैं ये कहूँ कि इसी आधुनिक काल में ही इन नगरों का विकास हुआ है। चाहे हम उटकमंड की बात करें या हम मसूरी की बात करें, हम नैनीताल की बात करें या शिमला, ये जितने भी जो पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित नगर थे वो सब इसी समय पे विकसित किए गए, क्योंकि जलवायु का प्रभाव इन क्षेत्रों में ठंडी जलवायु होती थी, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वो ठंडे होते हैं। तो ये अपने यहाँ पर भी उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से इन पर्यटन केंद्रों को विकसित किया। तो ये तीन समय में, या हम कहें कि इतिहास के इन तीनों कालों में हमने नगरों के विकास की बात की। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटिश जो शासन था उससे हमें मुक्ति मिली और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी नगरों का भारत ने तीव्र गति से नगरीकरण और औद्योगिकरण की तरफ भारत का जो है कदम जो उसके बढ़ते गए। और हम ये देखेंगे कि जैसे ही स्वतंत्रता के बाद आर्थिक
उन्नति या आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज हुई, तो केंद्र और राज्य सरकार ने कई नए नए नगरों की स्थापना की। और इसमें से जो प्रमुख रूप में थे वो राज्यों की राजधानियाँ प्रशासन के दृष्टिकोण से नेचुरली है कि किसी भी राज्य की जो राजधानी है या जो देश की राजधानी है वो एक प्रमुख प्रशासनिक महत्व का केंद्र होता है। जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं वहाँ पर वो स्थित होते हैं, तो उसे नगर के रूप में विकसित किया गया या उनका सर्वाधिक विकास जो है उस समय पे किया गया। तो कई राज्यों की नई राजधानियाँ भी जो हैं वो उस समय पे बनाई गई थी, जिसमें सबसे इसका ज्वलंत उदाहरण हम देखेंगे जो प्लानिंग के तहत या प्री प्लान्ड हम कहें जो नगर सुनियोजित नगर था, वो आपका इसका चंडीगढ़ जो है वो एक ज्वलंत उदाहरण है जो एक सुनियोजित नगर बनाया गया उस समय। और इसके साथ ही साथ हम चाहे दीसपुर की बात करें, ईटानगर की बात करें या भुवनेश्वर की बात करें, ये सब और जो राज्य थे उनकी राजधानियां बनाई गई और प्रशासनिक नगर के रूप में इन्हें विकसित किया गया। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि आर्थिक विकास की गति तो तेज हुई ही, और साथ ही साथ हमारे भारत में औद्योगिकरण या उद्योगों का विकास भी बहुत तीव्र गति से किया गया। तो औद्योगिकरण की इस तीव्र गति में प्रमुख रूप से हम देखेंगे, चाहे वो दुर्गापुर की हम बात करें, राउरकेला की बात करें, जमशेदपुर की बात करें या भिलाई की बात करें, तो ये सारे उद्योगों या हम ये कहें कि औद्योगिक नगरों का जो विकास है वो औद्योगिक नगर के रूप में स्वतंत्रता के बाद इनके विकास की गति जो है वो और ज़्यादा तेज हो गई। हम इसी में एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका तेल उद्योग के रूप में हम देखेंगे। नूनमती है, बरौनी है और हल्दिया, या हम असम में डिगबोई की बात करें, तो इन नगरों का विकास भी जो है वो तेल उद्योग के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक जो है इनका विकास तीव्र गति से हुआ। अब बहुत सारे नगर जो हैं वो स्वतंत्रता के बाद जो हैं वो विकसित किए गए, और अभी हम वर्तमान समय में देखेंगे तो हम औद्योगिकरण के हर स्टेप को, हमने हर सीढ़ी को हम निरंतर पार करते जा रहे हैं। और हम वर्तमान 2011 की जनगणना में यदि देखें तो नगरीकरण का प्रतिशत जो है वो पिछली जनगणनाओं के हिसाब में लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। और अभी जो वर्तमान 2011 जनगणना के अनुसार हमारे नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% जो है हमारे यहाँ नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर भी भारत में कुछ नगरों के वर्ग बनाए गए हैं। तो ये जो वर्ग हैं वो वहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है उसके आधार पर बनाए गए हैं, जो आपको आपके सामने तालिका से स्पष्ट हो रहा होगा यहाँ पर, जिसमें 1 लाख से जहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलती है वहाँ पर जिन नगरों में जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ऐसे नगरों या शहरों की जो संख्या है वो हमारे भारत में 468 है, या 468 जो हैं वो प्रथम वर्ग के नगर हैं। द्वितीय वर्ग का नगर, द्वितीय वर्ग के नगर के अंतर्गत हम ऐसे नगरों को रखते हैं जहाँ पर की जनसंख्या 50,000 से अधिक होगी लेकिन 1 लाख से कम। ये जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो आपके द्वितीय श्रेणी के नगर के अंतर्गत, या हम ये कहें कि द्वितीय वर्ग के नगर के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे नगरों की संख्या जो है वो हमारे भारत में 474 या 474 है। अब तृतीय वर्ग का नगर, या हम ये कहें तृतीय श्रेणी के नगर के अंतर्गत ऐसे नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से तो अधिक है लेकिन 50,000 से कम है, मतलब वो 49,999 होगी। पूरी 50,000 जनसंख्या जहाँ पर नहीं होगी, 50,000 से कम होगी, उन्हें हम तृतीय श्रेणी के नगर के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे नगरों की जो जनसंख्या है, या हम
ऐसे नगरों की जो संख्या है वो हमारे भारत में 1373 जो शहर हैं या नगर हैं वो हमारे भारत में मिलते हैं। अब जब हम चतुर्थ श्रेणी के नगर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ऐसे नगर शामिल होते हैं जहाँ पर की जो जनसंख्या है वो 10,000 से तो अधिक होगी लेकिन 20,000 से कम होगी। 20,000 से कम मतलब 19,999। तो इतनी जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो आपके चतुर्थ श्रेणी के नगर के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो संख्या है वो 1663 है। 1663 ऐसे नगर भारत में मिलते हैं। फिर हम आते हैं पंचम श्रेणी के नगर के अंतर्गत। तो पंचम श्रेणी के नगर के अंतर्गत ऐसे नगर आएंगे जहाँ पर की जनसंख्या 5,000 से तो अधिक होगी लेकिन 10,000 से कम मतलब 9,999। ये जहाँ पर जनसंख्या इतनी जनसंख्या निवास करती है वो आपके पंचम श्रेणी के नगर के अंतर्गत आते हैं और ऐसे नगरों की संख्या हमारे भारत में 1749 मिलती है। 1749 ऐसे नगर भारत में स्थित हैं। फिर हम आते हैं षष्ठम श्रेणी के नगर के अंतर्गत। तो ये अंतिम श्रेणी का नगर हम कह सकते हैं या हम जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वाले ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5,000 से भी कम होती है, ऐसे शहरों या नगरों को हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं और ऐसे नगरों की संख्या हमारे भारत में लगभग 424 है। हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात जानना और आवश्यक है। जब हमने बात की थी प्रथम श्रेणी के नगर या प्रथम वर्ग के नगर की, तो हमने देखा था कि जिन शहरों या नगरों में जनसंख्या 1 लाख और उससे भी अधिक होगी, तो अधिक होगी तो हमने कह दिया, लेकिन कितनी अधिक होगी। तो इस प्रथम श्रेणी के नगर को भी कुछ वर्गों में रखा गया है, जैसे महानगर, मेगापोलिस नगर, या हम सन नगर की बात करते हैं, कॉनरबेशन। तो इन श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है आपके प्रथम श्रेणी के नगर को, जिसे हम जो नगरीय बस्तियों के प्रकार हैं उनका जब हम उनके विषय में जब हम बात करेंगे या पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये सन नगर क्या है या वहाँ पर की जो जनसंख्या है। हमने कहा कि भाई प्रथम श्रेणी के नगर के अंतर्गत 1 लाख से अधिक, तो 1 लाख से भी अधिक की जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग जो 50 लाख जनसंख्या है या 50 लाख से जहाँ पर अधिक मिल रही है उसके आधार पर उसका विभाजन जो है वो किया गया है। हम अक्सर सुनते हैं मेगापोलिस नगर, मेट्रोपॉलिटन नगर, तो ये महानगर और मेगापोलिस नगर या सन नगर के रूप में इन्हें विभाजन इसका किया गया है। तो अब हम आइए देखते हैं कि नगरीय जो बस्तियां होती हैं या नगरों के कौन कौन से प्रकार हैं। अब हम नगरीय बस्तियों के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं अर्बन सेटलमेंट के। और अभी जैसे हमने बात की कि इनका जो विभाजन है, इन्हें जो क्लासिफाइड किया गया है वो इसकी जनसंख्या के आकार के आधार पर कि कितनी जनसंख्या यहाँ पर मिलती है, ये नगरीय बस्ती का क्षेत्रफल के हिसाब से आकार कितना बड़ा है और यहाँ पर किस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, इस आधार पर नगरीय बस्तियों को विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं अनुमार्ग बस्ती। अनुमार्ग बस्ती या हम इसे रोड साइड सेटलमेंट भी कहते हैं। जब कभी भी आप देखेंगे, आप अक्सर जब बस से यात्रा करते हैं हम, है ना, सड़क परिवहन के माध्यम से जब हम यात्रा करते हैं तो बीच में ऐसा स्टॉपेज हमें पड़ता है जहां हमें लगता है कि हम बस यहाँ पर रुकेगी तो हमें खाने पीने की कुछ सुविधाएं या हमें थोड़ा सा जब ब्रेक चाहिए तो वो जो नगर है या वो जो स्थान वहाँ पर पड़ रहा है वो हमें एक विकसित क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। तो ये कैसे होता है, जहाँ पर जिस परिवहन के साधन, यदि हम सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं तो जब सड़क के किनारे कोई क्षेत्र स्थित है और वहाँ पर परिवहन का जो साधन है या हम ये कहें कि जो आवागमन है उस रास्ते के माध्यम से, उस मार्ग के माध्यम से बहुत अधिक होता है, तो किसी भी सड़क के किनारे जो यात्री हैं
वहाँ पर कुछ विश्राम के लिए, या हम कहें कि वहाँ पर जो खान पान की व्यवस्था होती है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए जहाँ पर रुकते हैं, या हम ये कहें कि उस स्थान पर ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ होटल होंगे, चाय की दुकानें होंगी, तो ये सब जहाँ पर मिलते हैं, फिर वहाँ पर वो क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाएगा। और चूँकि वहाँ पर जो यात्री हैं वो ज़्यादा ब्रेक ले रहे हैं, या गाड़ियाँ जो हैं उनका स्टॉपेज जो है वो और अधिक मात्रा में होने लगता है, क्योंकि लोगों को या यात्रियों को ये सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं, तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट वहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद धीरे से उसका और विकास होता है, और फिर वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए, या हम ये कहें कि पेट्रोल या डीजल डलवाने की व्यवस्था जो है, पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, जल की व्यवस्था वहाँ पर होने लगती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो क्षेत्र जो है वो और विकास करता है, और धीरे धीरे एक बस्ती का जो रूप है वो ले लेता है, या एक कस्बे का रूप जो है वो धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं वो अनुमार्ग बस्ती या रोड साइड सेटलमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। और हम अपने छत्तीसगढ़ में ही देखेंगे, जब हम गरियाबंद ज़िले की तरफ रायपुर से जाते हैं, तो रायपुर ज़िले का जो अभनपुर क्षेत्र है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट पड़ता है। एक तरफ हम धमतरी ज़िले की तरफ जाते हैं, एक तरफ गरियाबंद ज़िले की तरफ जाते हैं, तो दोनों ही तरफ जो गाड़ियाँ जाती हैं उनका स्टॉपेज जो है वो यहाँ पर होता है। या हम ये कहें कि दोनों तरफ के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए, या वो एक तिराहा हम कह सकते हैं। एक तरफ रायपुर ज़िला है, एक तरफ धमतरी ज़िला और एक तरफ गरियाबंद ज़िला, तो तीनों के लिए एक सेंटर पॉइंट का काम करता है। और तीनों तरफ के जो यात्री हैं उनको वहाँ पर कुछ सुविधाएं जो हैं वो मिल जाती हैं। तो धीरे धीरे ये क्षेत्र विकसित होता हुआ हमें आज एक कस्बे के रूप में दिखता है। अब दूसरी बस्ती, नगरी बस्ती का जो दूसरा प्रकार है, हम इसे नगरी पूर्वा या पल्ली के नाम से जानते हैं। हमने इसे ग्रामीण बस्तियों में भी पढ़ा था, और जब हम नगरी बस्तियों की बात कर रहे हैं तो नगरी पूर्वा या हम इसे अर्बन हैमलेट के नाम से जानते हैं। तो ये तब विकसित होता है जब कोई एक नगर है और उस नगर के आसपास कोई सड़क मार्ग है। उस सड़क मार्ग के सहारे सहारे जब कुछ छोटी छोटी बस्तियां जो हैं वो विकसित हो जाती हैं, मतलब नगर है और उस नगर से लगे हुए क्षेत्र में भी आसपास में छोटी छोटी बस्तियां विकसित हो जाएंगी, जहां पर लगभग जो जनसंख्या है 20 व्यक्ति से लेकर 150 व्यक्ति तक की जनसंख्या हमको वहां पर मिलेगी। तो हम इसे नगरी पूर्वा या पल्ली के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नगरीय गांव या अर्बन विलेज हम कहते हैं। ये नगरीय ग्राम जो है वो ऐसी बस्तियां होती हैं जहां पर जो व्यवसायी हैं, है ना, या किसी भी प्रकार के जो दुकानदार हैं उनकी संख्या अधिक होगी, और वहां पर जो कृषक हैं या कृषि कार्य जो करते हैं उनकी संख्या हमें कम देखने को मिलती है। तो हम इसे नगरीय ग्राम या नगरीय गांव के नाम से जानते हैं। हम गांव में देखे हैं या ग्रामीण बस्तियों की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वहां पर प्राथमिक व्यवसाय या कृषि कार्य को करने वाले लोग अधिक रहते हैं। लेकिन इसमें जब नगरीय शब्द जुड़ गया या हम इसे नगरीय गांव के नाम से जान रहे हैं, तो नगरों में हमको पता है कि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लगे जो व्यक्ति हैं वो अधिक मिलते हैं। तो ये वैसे ही क्षेत्र होते हैं या वैसी ही बस्तियां होती हैं जहां पर व्यवसायियों की संख्या या दुकानदारों की संख्या अधिक होगी और कृषि कार्य में लगे लोगों की संख्या कम होगी। तो हम इसे नगरीय गांव के नाम से जानते हैं। ये नगरीय गांव ऐसे होते हैं जहां पर जो नगरीय सुविधाएं, चूँकि हम गांव के साथ नगरी जोड़ रहे हैं तो नेचुरली है कि नगरों में जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे हम सड़कों की बात करें, चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, या हम स्कूलों की बात करें, या पोस्ट ऑफिस डाकघर की बात करें, तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं या ये जो सुविधाएं हैं वो इन नगरीय गाँवों में हमको अधिक देखने को मिलती है, जिनका अभाव हमें गाँव में मिलता है। अगर हम बात करें तो यूएसए में यदि चले जाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो हमें इस प्रकार के नगरीय गांवों की संख्या यहाँ बहुत अधिक देखने को मिलती है।
अब हम इससे थोड़ी बड़ी बस्ती की बात करेंगे, जिसे हम कस्बा या टाउन कहते हैं, या कस्बा और टाउन के नाम से जानते हैं। ये ऐसी नगरीय बस्ती होती है जहाँ पर की जनसंख्या जो है वो 5000, लगभग 5000 व्यक्ति या उससे अधिक होती है। या हम ये कहेंगे कि नगरीय गांव से जो बड़ी बस्ती होती है, या जहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो नगरीय गांव से अधिक देखने को मिलेंगी, अधिक मिलेंगी, उसे हम कस्बा या टाउन के नाम से जानते हैं। और कस्बा ऐसे नगरीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि लोगों से संबंधित सुविधाएं, जिसे हम जन सुविधाएं कर रहे हैं, वो नगरीय ग्राम से अधिक होंगी। चाहे हम किसी ड्राई क्लीनर की बात कर लें, या किसी भी प्रकार के स्टोर की बात कर लें जहां सामानें खरीदी जा सकती हैं, या दुकानों की बात करें, या बैंक और पोस्ट ऑफिस की जो सुविधाएं हैं वो अधिक मात्रा में इन टाउन या कस्बा में उपलब्ध देखने को हमें मिलती हैं। कस्बा जो है वो इन सेवाओं को नगरीय ग्राम और पल्ली तक, मतलब टाउन से या कस्बे से ये जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको उसके छोटे वाले नगरीय क्षेत्र की तरफ, जिसे हम पल्ली कह रहे थे या नगरीय ग्राम के बारे में हमने भी देखा था, उन सब तक ये टाउन का कार्य होता है कि सारी सुविधाएं जो हैं वो पल्ली और नगरीय ग्राम तक पहुंचाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कस्बों की जो उत्पत्ति भी है वो आपके सड़कों और रेल की सुविधाओं में जो होती हैं, सड़क और रेल की सुविधाएं भी हमें इन कस्बों में या टाउन में देखने को मिलती हैं। अक्सर हम कस्बा को दो क्षेत्र में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है वो उसका व्यावसायिक क्षेत्र होता है, और दूसरा जो है उसका निवास क्षेत्र होता है। जो व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार के जो बाज़ार हैं, या हम मंडी की बात करें या कोई कारखाना है, ये सब वहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं। और जब हम निवास क्षेत्र की बात करेंगे, जहाँ पर लोग जनसंख्या जहाँ पर अधिक मिलेगी, या लोगों की बस्तियाँ जहाँ पर अधिक विकसित होती हैं, उस क्षेत्र में हमें डाकघर, स्कूल या किसी भी सिनेमा घर और हॉस्पिटल जो हैं वो वहाँ पर हमें अधिक देखने को मिलते हैं, या उनकी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। अब हम कस्बा या टाउन के बाद देखते हैं उससे थोड़ा बड़ा आकार और जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसे हम नगर या सिटी के नाम से जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कस्बे से बड़ी बस्ती को नगर कहा जाता है, जहाँ पर की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 लाख या इससे अधिक होती है। यहाँ पर जो सिटी क्षेत्र होता है या नगरीय जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होती हैं, और नगर का मुख्य व्यवसाय जो है वो औद्योगिक या औद्योगिकरण से, या हम ये कहें कि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय से लगा हुआ ही होता है। और इस क्षेत्र में चाहे आर्थिक की हम बात करें, या सांस्कृतिक या प्रशासनिक स्तर की, या राजनैतिक जो गतिविधियां हैं वो हमको सबसे अधिक नगर में देखने को मिलती हैं। बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान होगा, मैंने जनसंख्या के आधार पर जब विभाजन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रथम श्रेणी का जो नगर होता है, जहां जनसंख्या जो है वो 1 लाख या उससे अधिक होती है। तब हमने बात की थी कि 1 लाख और उससे अधिक या 1 लाख से अधिक, तो कितनी अधिक? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या को हम नगर कह रहे हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आप देखिए कि नगर से जो बड़ा होता है उसे हम महानगर या मेट्रोपोलिस सिटी जो है कहते हैं। ये नगर से भी बड़े होते हैं, और ये जो महानगर हैं इनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 10 लाख के बराबर होती है, या हम ये कहें कि 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या जो है हमें महानगरों की देखने को मिलेगी। और इन महानगरों में चाहे औद्योगिक, वाणिज्यिक, यातायात, प्रशासकीय या राजनीतिक, इन सब की हम बात करेंगे तो ये सारी गतिविधियां हमें महानगर में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सिटी या नगर होता है इससे थोड़ा और अधिक विकसित रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और चाहे हम अपने देश में हमको मालूम ही है
कि दिल्ली की बात करें, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, या हम हैदराबाद की बात करते हैं, तो ये सब जो हैं वो क्या हैं, आपके महानगर या मेट्रोपोलिस सिटी। अब महानगर से भी बड़ा होता है जहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, सन नगर, या हम इसे ही कॉनरबेशन के नाम से जानते हैं। जब कोई एक नगर या महानगर जो है वो इतना अधिक विकसित हो जाता है कि जो उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, वो प्रशासनिक इकाइयाँ या वो प्रशासनिक सीमा जो है वो और बाहर की तरफ फैलकर अपने में कई कस्बों को या ग्रामों को समाहित कर लेती है या सम्मिलित कर लेती है, तो उसे उस उपनगर के रूप में उसी एकत्रित बस्ती के साथ हम सन नगर की संज्ञा देते हैं या सन नगर कहते हैं। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है हमारे भारत में हम देखेंगे तो दिल्ली है और कोलकाता। दिल्ली सन नगर या हम कहते हैं कोलकाता कॉनरबेशन। दिल्ली सन नगर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि मुख्य दिल्ली के एक तरफ गाज़ियाबाद है, एक तरफ गुड़गांव है, एक तरफ रोहतक है। तो ये सब छोटी छोटी जो बस्तियां हैं या छोटे छोटे जो उपनगर हैं, उन सब को अपने में समाहित कर लिया हुआ है, तो हम उसे सन नगर या कॉनरबेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं विराटनगर। विराटनगर या हम इसे ही मेगा पॉलिस के नाम से जानते हैं। ये सन नगर की ही भांति होते हैं या इसी की तरह ही हम ये कहें कि विकसित होते हैं, जो मुख्य नगर से उसके आसपास के नगरों को अपने में समाहित कर लेते हैं। बच्चों, इसे आप थोड़ा और ऐसे समझ सकते हैं, जब हम महानगर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जो संपत्ति होती है उस नगर की, लेकिन उस नगर में वो स्थित ना होकर नगर से थोड़ी दूर स्थित होती है, और लेकिन संपत्ति किसकी है, उस शहर या नगर की। तो किसी भी नगर का और ऐसे विस्तार होता है जिससे वो अपने आसपास के क्षेत्र को अपने में समाहित कर लेती है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक कोई मुख्य शहर या मुख्य नगर होता है, और इसके अंतर्गत जैसे उस नगर का जो विश्वविद्यालय की हम बात कर लेते हैं, कोई बंदरगाह हो सकता है, कोई रेलवे कॉलोनी जो है वो विकसित हो सकती है। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये उस नगर में विकसित नहीं होंगे, लेकिन संपत्ति किसकी होगी, उस नगर की। चूँकि नगरों में भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है और स्थान का अभाव होता है, इसलिए ये सारे जो स्थल हैं या हम ये कहें कि जो सारी सुविधाएं हैं, जैसे हमने भी बात की कि कोई विश्वविद्यालय हो गया या कोई रेलवे कॉलोनी हो गई या कोई बंदरगाह हो सकता है, ये सब उस नगर से बाहर किसी ग्रामीण क्षेत्र में या कस्बे में जो है वो स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन संपत्ति जो है वो उस नगर की ही होती है। तो क्या हो गया, वो जो मुख्य नगर है वो अपनी उस संपत्ति जो आसपास के किसी कस्बे या गांव में स्थापित है, इस कारण से उसने उसको अपने में ही समाहित कर लिया। तो कोई भी जो नगर है उसका विकास ऐसे ही होता है। फिर वो महानगर की हम बात करें, फिर जैसे अभी हमने सन नगर कहा, और विराटनगर जो है वो सन नगर की ही भांति विकसित होता है, और इसके विकास की या हम ये कहें कि डेवलपमेंट की कुछ कंडीशंस हैं कि सन नगर कैसे विकसित होगा। तो एक मुख्य केंद्र होगा और उस मुख्य केंद्र से लगा हुआ उसका हम ये कहें कि बाहर की तरफ का जो फैलाव होता है, जिससे उसको वो अपने में शामिल कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो कोई ग्रामीण क्षेत्र भी हो सकता है और वो कोई कस्बा भी हो सकता है। तो एक कंडीशन ये होती है सन नगर की। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि दो नगर होंगे। आप इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से सन नगर की स्थिति को या उनकी अवस्थाओं को समझ सकते हैं। जब कोई दो नगर भी होगा जो आसपास स्थित है और उसके बीच में जो दो क्षेत्र होते हैं, ये अपने में दोनों ही नगर जो हैं उसको समाहित कर लेते हैं और दोनों को मिलाकर उस सन नगर का निर्माण होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया और कोलकाता और हावड़ा।
जैसे आप हम यहाँ अपने ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रायपुर है, रायपुर मुख्य नगरीय शहर है आपका, और उसके आसपास WRS एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन रायपुर की संपत्ति जो है वो रेलवे कॉलोनी वहाँ पर स्थित है, इसलिए हम उसे रायपुर की संपत्ति मान रहे हैं, या रायपुर से ही जुड़ा हुआ, रायपुर नगर से उस कस्बे का जुड़ाव हम मान के चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे जब 2 और 2 से अधिक नगर भी मिलकर एक बड़े नगर का निर्माण करते हैं। हम ये कह रहे हैं आसपास कोई 3 नगर स्थित हैं, और ये 3 नगर, उनके बीच में जो छोटे छोटे कस्बे होंगे या गांव होंगे, उन सबको ये अपने में समाहित कर लेता है, तो भी सन्नगर का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली है, फरीदाबाद है, वल्लभगढ़ है, फिर गुड़गांव है और नोएडा। हमने बात की थी कि दिल्ली के चारों तरफ विकसित हैं, लेकिन दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र हैं, और दिल्ली का इतना विस्तार हो गया है कि इन सभी कस्बों को, क्षेत्रों को इसने अपने में समाहित कर लिया है। तो ये सन्नगर की तीसरी अवस्था जो है होती है।